तो मित्रों, आप सभी जानते हैं गंगा कावेरी व्याख्यान माला पॉम्पे कॉलेज आइकड़ा, मंगलूर, कर्नाटक, मंगलूर विश्वविद्यालय हिंदी अध्यापक संघ मंगलूर, कर्नाटक एवं श्री लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय गोंडा, उत्तर प्रदेश के संयुक्त तत्वावधान में संचालित है। इस व्याख्यान माला में मैं आप सभी का, जैसे कि इस हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ करके जो ये ऑनलाइन प्रोग्राम है इसमें जुड़ करके हमारा प्रोत्साहन बढ़ा रहे हैं, जैसे कि अध्यापक बंधु, शोधार्थी मित्र और भी अन्य जो हिंदी प्रेमी जो है हमारे साथ जुड़ करके हमारा प्रोत्साहन बढ़ा रहे हैं, इन सभी का मैं स्वागत करता हूं। मित्रों, इस कार्यक्रम में हमारा सहयोग देने वाले हैं श्री लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय गोंडा के प्राचार्य डॉक्टर वंदना सारस्वत और वहां के हिंदी विभाग अध्यक्ष डॉक्टर शैलेंद्र नाथ मिश्र और हमारे कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर पुरुषोत्तम केवी और हमारे मित्र जो लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय के सह आचार्य है डॉक्टर जयशंकर तिवारी जी, इन सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। उसके साथ साथ जो आज का यह मुख्य वक्तव्य रहेगा, जो इस व्याख्यान के मुख्य अतिथि हैं डॉक्टर बजरंग बिहारी तिवारी, इनका मैं आप सभी की ओर से हृदय से आभार प्रकट करते हुए मैं स्वागत करता हूं। सर, आपका इस व्याख्यान माला में स्वागत है सर। मित्रों, आप सभी जानते हैं आज का विषय है साहित्य न्याय दृष्टि। डॉक्टर बजरंग बिहारी तिवारी आलोचक एवं प्रोफेसर, प्रसिद्ध लेखक हैं, दलित विचारक हैं, देशबंधु कॉलेज में जो कार्यरत हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय नई दिल्ली में। इनका फिर से मैं स्वागत करता हूं। स्वागत करते हुए मैं अपने मित्र डॉक्टर जयशंकर तिवारी जी का आज के मुख्य वक्ता जो है डॉक्टर बजरंग बिहारी तिवारी, इनका परिचय देने के लिए मैं डॉक्टर जयशंकर तिवारी जी का स्वागत करता हूं। जी, धन्यवाद मित्र डॉक्टर एस मंजूनाथ जी। यह बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि आज गंगा कावेरी व्याख्यान माला का 49वां व्याख्यान है। अर्धशतक होने की ओर हैं हम, और पिछले वर्ष 31 जुलाई को ये कार्यक्रम शुरू हुआ था। इस कोरोना काल में ऑनलाइन माध्यम से सारस्वत परिचर्चा सतत प्रवहमान रही है। इसमें आप सभी का सम्मिलित रूप से योगदान है। सर्वप्रथम मैं लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय की प्राचार्य महोदया डॉक्टर वंदना सारस्वत जी और हिंदी विभागाध्यक्ष गुरुवर डॉक्टर शैलेंद्र नाथ मिश्र सर, पॉम्पे कॉलेज आइकड़ा मंगलुरु कर्नाटक के प्राचार्य डॉक्टर पुरुषोत्तम केवी सर और वहाँ के हिंदी विभागाध्यक्ष जो संचालन कर रहे हैं हमारे मित्र डॉक्टर एस मंजूनाथ जी, समस्त विद्वत जन, प्राध्यापक बंधु, शोधार्थी बंधु, सभी का कार्यक्रम में मैं अभिवादन करते हुए अभिनंदन करता हूं। आज बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर हमारे बड़े भाई के समान प्रोफेसर, चिंतक, आलोचक, जिनकी एक बड़ी पहचान है पूरे देश में और हिंदी दुनिया में और हिंदीतर दुनिया में, डॉक्टर बजरंग बिहारी तिवारी जी, आज जिनका वक्तव्य होगा, विषय है साहित्य और न्याय दृष्टि। मुझे परिचय देने के लिए कहा गया है, यद्यपि वे एक सुपरिचित नाम हैं, पर मैं उनके बारे में संक्षिप्त जानकारी आप लोगों को देने का प्रयास करूंगा। बजरंग बिहारी तिवारी जी का जन्म 1 मार्च 1972 में
यहीं जो गोंडा हमारा जनपद है पूर्वी उत्तर प्रदेश के यानी ये पड़ता है, और यहीं पर एक नियामा गांव है, वहीं पर उनका जन्म हुआ। 12वीं तक की शिक्षा उन्होंने गांव में रहकर संपन्न की, पास में ही इंटर कॉलेज है। बाद में उच्च शिक्षा उन्होंने इलाहाबाद से और दिल्ली से की। 1992 से 97 के बीच में साक्षरता आंदोलन में उन्होंने सक्रिय प्रतिभागिता की। लगातार उन्होंने साहित्य, संस्कृति, समाज, शिक्षा, इन अलग अलग पहलुओं पर चिंतन करना और उस पर विचार करना शुरू किया। मुझे ध्यान आता है कि जब लघु पत्रिकाओं का दौर बहुत तेजी से आगे बढ़ा, उस समय जब 20वीं शताब्दी का समापन हो रहा था, उन अंतिम दशकों में, अंतिम दशक में और 21वीं शताब्दी के पहले दशक में आप एक दलित विमर्शकार के रूप में पूरे देश में प्रख्यात हुए। आपकी विशेषज्ञता का क्षेत्र दलित आंदोलन, भारतीय समाज की जो व्यवस्था है और भक्ति काल है, यानी भक्ति काव्य और भारतीय दलित आंदोलन, हिंदी दलित साहित्य के एक गंभीर अध्येता के रूप में आपकी गणना की जाती है। हंस में शुरुआती दौर में जब दलित लेखन पर काफी काम हो रहा था, उसमें आपके लगातार वैचारिक लेख आते थे। आपने कथादेश में नियमित स्तंभ लेखन शुरू किया था वर्ष 2004 से, दलित प्रश्न शीर्षक से, और उसने लोगों का ध्यान बहुत ही मजबूती से अपनी ओर आकृष्ट किया। आपकी महत्वपूर्ण पुस्तकों में अगर देखें, वैसे आपने पत्र पत्रिकाओं से लेखन की शुरुआत की। कथादेश का जो दलित साहित्य विशेषांक है, जो सितंबर 19 में आया है, वो बहुत ही संग्रहणीय अंक है। उसके आप अतिथि संपादक रहे हैं, वो आपके परिश्रम से संभव हो सका है। इसी तरह से रचना प्रक्रिया और विचारधारा पर केंद्रित नया पथ पत्रिका का जो अंक आया जनवरी-जून 2019 का, उसका भी आपने अतिथि संपादन किया है। तो पत्र पत्रिकाओं से अपने लेखन की शुरुआत करते हुए आपने कुछ बहुत महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी हैं, जिसमें जाति और जनतंत्र, दलित उत्पीड़न पर केंद्रित ये पुस्तक है, 2015 में प्रकाशित हुई। इसी तरह से उसी वर्ष दलित साहित्य एक अंतर यात्रा, यह भी बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। भारतीय दलित साहित्य आंदोलन और चिंतन, 2015 में ही पुस्तक प्रकाशित हुई। बांग्ला दलित साहित्य सम्यक अनुशीलन, अपने अध्ययन, अपने अनुसंधान, अपने लेखन का दायरा हिंदी से आगे बढ़ाते हुए भारतीय साहित्य और भारतीय भाषाओं में अलग अलग जो दलित विमर्श हुए हैं, उस पर काम करते हुए आपने बांग्ला दलित साहित्य का सम्यक अनुशीलन किया, और ये किताब 2016 में आई। इसी तरह से केरल में सामाजिक आंदोलन और दलित साहित्य, ये पुस्तक पिछले साल प्रकाशित हुई है 2020 में। भक्ति कविता, किसानी और किसान आंदोलन, ये पुस्तक 2021 में यानी इसी साल प्रकाशित हुई है। अभी लगातार वो अलग अलग विषयों पर लेखन कार्य कर रहे हैं या लेखन कार्य की तैयारी चल रही है, क्योंकि डॉक्टर बजरंग बिहारी तिवारी जी के बारे में सभी लोग जानते हैं। जो लोग उन्हें जानते हैं वो भी बखूबी जानते हैं कि वो किसी विषय पर जब लिखते हैं तो गहन अनुसंधान के बाद लिखते हैं। यही वजह है कि उनकी एक विशिष्ट पहचान है। दलित स्त्रीवाद, लेखन और आंदोलन, ये पुस्तक उनकी प्रकाशनाधीन है। कविता की भाव यात्रा, यह भी शीघ्र प्रकाश्य पुस्तक है। जब गंगा कावेरी व्याख्यानमाला के लिए हमने आपसे बात की, तो ये हुआ कि किस विषय पर व्याख्यान रखा जाए। आजकल आप साहित्य और न्याय दृष्टि पर काम कर रहे हैं, तो ये बातचीत से पता चला, तो मैंने यह अनुरोध किया अपने बड़े भाई
डॉक्टर बजरंग बिहारी तिवारी जी से, जिनके बारे में ये बताया हमारे मित्र ने कि आप देशबंधु कॉलेज, जो दिल्ली विश्वविद्यालय का एक महत्वपूर्ण कॉलेज है, आप वहाँ पर हिंदी के प्रोफेसर हैं। तो यह तय हुआ कि इसी विषय पर आप अपना वक्तव्य देंगे तो ये बहुत अच्छा होगा। तो मैं एक संक्षिप्त सा जो परिचय मैं दे पाया हूँ, बहुत विस्तृत परिचय है उनका, तो यहीं से मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। कार्यक्रम में उनका हृदय से स्वागत करता हूँ और आप सभी प्रतिभागी साथियों का हृदय से स्वागत करता हूँ। यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और ये हमारे व्याख्यानमाला के लिए गौरव का विषय है कि आज हमारे साथ प्रोफेसर बजरंग बिहारी तिवारी जी जुड़े हुए हैं, इस विषय पर अपना वक्तव्य देंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं तिवारी जी आयोजकों धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद तिवारी जी परिचय देने के लिए। तो मित्रों, आप सभी जानते हैं आज का मुख्य व्याख्यान होगा डॉक्टर बजरंग बिहारी तिवारी, जो हिंदी साहित्य क्षेत्र के दलित चिंतक है, आलोचक है, कहानीकार है, प्रसिद्ध लेखक है, संपादक है और लगभग 12-13 पुस्तकों के, जैसे कि उनकी संपादित पुस्तकें हैं और उनके जो मौलिक पुस्तक है, इन पुस्तकों के जो रचयिता हैं आज के हमारे मुख्य वक्ता डॉक्टर बजरंग बिहारी तिवारी, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी, देशबंधु कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी, न्यू दिल्ली। आज का इनका विषय रहेगा साहित्य और न्याय दृष्टि। सर, आपका स्वागत है। सर, मैं डॉक्टर मंजुनाथ जी का, जयशंकर जी का आभारी हूँ परिचय और प्रस्तावना के लिए। मैं अपने ही घर में हूँ, एक तरह से अपने गुरुतुल्य सूर्यपाल जी को प्रणाम करता हूँ। हमारे साथ के अनुराग जी भी जुड़े हुए हैं, ऐसा नाम उनका आया था अभी, और बाकी मित्र भी हैं। मैं किनके नाम लूँ, सभी के प्रति शैलेंद्र नाथ मिश्र जी हैं, महाविद्यालय परिवार, दोनों महाविद्यालयों के प्रति जो गंगा कावेरी, ये जो मुश्तरका तहजीब है, ये जो साझी संस्कृति है, उसका ये कहें कि क्या कहें, उसका सबूत है। इसका शीर्षक इस व्याख्यान माला का दक्षिण और पूर्व को जोड़ने वाला, दक्षिण और उत्तर को जोड़ने वाला, पूरे भारत को जोड़ने वाला। तो मैं इस श्रृंखला से जुड़ करके बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। और जो विषय तय हुआ है आज के लिए, हमारी बात जब हुई जयशंकर जी से और उन्होंने इसको कृपापूर्वक स्वीकार किया कि हाँ ये ठीक है, विषय ठीक है। आमतौर से मैं तो मेरा जो विषय है रोज का लिखने, पढ़ने और समझने का, वो भारतीय दलित साहित्य है। और चूंकि शोध कार्य किया है भक्ति कविता पर, तो उस पर भी मैं कुछ कहता रहता हूँ। लेकिन ये विषय कुछ दिनों से मैं इससे गुजर रहा हूँ, इसको समझने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आज का विषय हमारी बातचीत का रहेगा साहित्य और न्याय दृष्टि। जो मनुष्य की पुरानी विद्याएं हैं मानव जाति की, उसमें साहित्य है, लेकिन साहित्य बाद में ही आया है। बाकी जो अनुशासन है, बाकी विद्याएं हैं, उनके विकास के बाद ही साहित्य का विकास हुआ है। धर्म विद्या पहले आई, दर्शन उसके साथ साथ आया, यानी कि वैदिक वाङ्मय अगर इसमें बात करें भारतीय संदर्भ में, और उसके बाद में उपनिषद आए। तो दर्शन और धर्म के बाद में फिर साहित्य आता है। उसके पहले संगीत की, नृत्य की वगैरह वगैरह का विकास तो हो चुका है।
काफी मतलब आगे बढ़ चुकी है, तब साहित्य पहुंच आता है। और साहित्य आता है तो वो इन दोनों के साथ तालमेल करते हुए आता है। दर्शन विद्या और धर्म विद्या के साथ उसका तालमेल बना हुआ है। तीनों में बड़ी आवाजाही है, दर्शन, धर्म और साहित्य में। तो वो आवाजाही कई बार लोग एक समझ लेते हैं, एक नहीं। अपने शुरू से ही तीनों की जो चिंताएं हैं वो अलग अलग हैं। बहुत सरल तरीके से कहा जाए तो जो धर्म की चिंता है वो सृष्टि को समझना है, समझाना है। आवाज नहीं आ रही है सर, देखिएगा म्यूट हो गया है क्या? हाँ अब आ रही है। हाँ हाँ, ये कुछ लगता है कि म्यूट हो गया था, ध्यान रखा जाएगा। तो मैं कह रहा था कि जो इन तीनों की जो सरोकार है, इन तीनों की जो मूल चिंताएं हैं, धर्म, दर्शन और साहित्य, जिसको हम पहले काव्य कहते थे, तो ये इससे इन कहें विद्याओं का अलगाव समझा जा सकता है। धर्म विद्या की मूल चिंता सृष्टि है। मनुष्य कैसे आया, मनुष्य कैसे बना हुआ है, मनुष्य के भविष्य पर कैसे विराम लग सकता है, विलुप्त कैसे होता है, ये इस पर विचार करता है। ये उसकी चिंता है, ये उसकी केंद्रीय चिंता है। दर्शन की केंद्रीय चिंता सत्य है, सत्य की पहचान, सत्य कहाँ वास करता है, सत्य को कैसे जाना जाए, सत्य का गोपन कैसे होता है, सत्य को छिपाया कैसे जाता है, सत्य की निर्मिति कैसे होती है। ये काम है दर्शन का। साहित्य का काम इससे मुख्तलिफ है, इससे अलग है, और उसकी मूल चिंता न्याय की है। जो असल में सत्य के साथ जिसका जुड़ाव है और जिसका जुड़ाव धर्म के साथ है, क्योंकि धर्म से न्याय विद्या यानी विधि विद्या का तो उद्भव हुआ ही। मनुस्मृति को हम विधि संहिता मानते ही हैं। मानव धर्म सार है तो वो न्याय की भी किताब मानी जाती है। और लेकिन साहित्य में जो न्याय की चिंता है, वो जो हम जिस अर्थ में न्याय का कहें कि बोध करते हैं, बोधन करते हैं, उससे भिन्न। जिसके लिए कोई न बोले उसके लिए साहित्य बोलता है। जो अन्यायग्रस्त मानवेतर प्राणी हैं उसके लिए साहित्य बोलता है। आप याद कीजिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक निबंध है जो असल में व्याख्यान था, मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है। ये पुनर्विचार के लायक। ये साहित्य को सीमित करता है, संकीर्ण करता है, इसको स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। ये एक साहित्य के एक पक्ष को रखता है। आप देखें, आदि कवि को देख लीजिए, जो क्रौंच पक्षी घोड़े में से नर के मारे जाने पर व्यतीत है, उस पक्षी के लिए कौन बोलेगा? कोई आपको लगता है कि जो तमाम कहें कि विद्याओं वाले लोग हैं, उनको वो उस पक्षी का मारा जाना क्षुब्ध नहीं करता है। वो काम साहित्य अपने हाथ में लेता है, वो काम कवि अपने हाथ में लेता है। तो ये एक उसका पक्ष है। मतलब वो सिर्फ मनुष्य के न्याय की परवाह नहीं करता साहित्य, जो मानवेतर हैं, जो मनुष्येतर हैं, उनके न्याय की परवाह। आप याद कीजिए पंडित राज जगन्नाथ को
और उनका बड़ा कहें कि बड़ा मशहूर श्लोक है, आपे दिरे अंबर पथम परितः शतंगा भृंगा साल मुकुलानि समाश्रयंती संकोच मंचति सरह त्वयि दीन दीनो मीनो नुहंत कतमाम गतिमभ्युपेतु। पक्षी तो आकाश में उड़ गए हैं, भंवरे आम के कुंज में शरण ले रहे हैं, हे सरोवर तुम सूखते जा रहे हो, तो यह दीन मीन कहाँ जाए, जो ये मछली है ये कहाँ जाएगा, मीन कहाँ जाएगा। जिसको बहुत अच्छे तरीके से अपने ढंग से तुलसीदास ने एक दोहे में लिखा है, निस न नींद नहीं भूख दिन भरत विकल सुच सोच, नीच कीच बिच मगन जस मीन ही सलिल सकोच। जो मीन है पानी सूख रहा है, अब वो कीचड़ में है, उसकी व्याकुलता का अनुमान कीजिए, उसकी व्यथा का अनुमान कीजिए, और वो अनुमान और कोई नहीं करता है, वो कभी करता है। तो जो शुरुआती बात मेरी यह है कि जो साहित्य में न्याय की चिंता है वो व्यापक है, वो सिर्फ मनुष्य के लिए नहीं, और मनुष्यों में भी वो जब न्याय की चिंता करता है, जिसकी तरफ से कोई नहीं बोलता उसकी तरफ से साहित्य बोलता। आप भारत के पुराने महाकाव्य और तमिल के प्रथम महाकाव्य को याद कीजिए, शिलप्पदिकारम को। शिलप्पदिकारम में जो कोवलम है और कन्नगी है, दोनों पति पत्नी मदुरई शहर में आते हैं, और शहर में भ्रष्टाचार व्याप्त है। जो मदुरई का राजा है उसकी नाक के नीचे सब कुछ हो रहा है। सुनार ने रानी के पायल को गायब कर दिया, और इधर कन्नगी का पायल लेकर के उसका पति कोवलम जाता है। तो वो सुनार को लगता है कि ये तो दूर देश का आया हुआ व्यक्ति है, अब इसको तो फंसाया जा सकता है, और तो बुला लिया सिपाहियों को, और बिना न्यायिक प्रक्रिया से गुजारे हुए कि किसी साक्षी को बुलाया जाए, उसका परीक्षण किया जाए, देखा जाए कि ये वही नूपुर है कि कोई दूसरा नूपुर है, जिसको ये सुनार कह रहा है कि तो रानी का नूपुर चुराने वाला मिल गया। उसको अपने गबन उसने किया था, और उसको कोई मोहरा चाहिए था जिसके ऊपर वो दोष डाल सके, और पकड़वा देता है। पकड़वाना नहीं हुआ कि उसके आनंद फानंद में उसको सजाए मौत हो जाती है, मौत की सजा दे दी जाती है। उसके बाद में क्या होता है, ये जो इलंगो अडिहल हैं, जो स्वयं राजा हैं, राजा के पुत्र हैं, बड़े पुत्र हैं, और उन्होंने राज्य लेने से इनकार कर दिया था, जैन मुनि हो गए थे इलंगो, जो इस महाकाव्य के लेखक हैं। तो उस महाकवि ने दिखाया है कि उसके परिणाम क्या होता है जब न्याय व्यवस्था टूटती है, जब निरपराध को दंडित किया जाता है, तो क्या होता है, पूरा मदुरई शहर जलने लगता है। राजा की मौत तो पहले हो जाती है, उसके बाद में पूरा मदुरई शहर फिर मदुरई की देवी को, जैसा कि महाकाव्य का विधान होता है, और मतलब तबाही के गर्त में चला जाता है पूरी राजधानी। चेर चोल और पांड तीन राज्य थे, तो मदुरई केंद्र था, और मदुरई में सभी लोग आया करते थे, क्या कहते हैं, कमाने खाने के लिए, तो आया था। तो लेकिन न्याय व्यवस्था अगर दुरुस्त नहीं है तो कुछ भी दुरुस्त नहीं रह जाता। लगभग यही बात उसी समय एक शूद्रक नाम का कवि कर रहा है। वो भी महाकवि है, जो उसका नाटक है मृच्छकटिक, उसको आप देखिए। उसमें लिखा है शूद्रक ने, और फिर हमारा ध्यान जाता है मम्मट की तरफ। संस्कृत में मुकदमे के लिए चलता है शब्द व्यवहार।
व्यवहार का ऐसे मतलब वाद विवाद होता है, लेकिन विवाद ही असल में मुकदमा है। तो व्यवहार चलता है। आप मम्मट को याद कीजिए और कविता का प्रयोजन देखिए। मम्मट क्या कहते हैं, जो उनके 6 प्रयोजनों में पहली पंक्ति है, काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विदे शिवेतर क्षते। पहली पंक्ति में 2 युग्म हैं, यशसे अर्थकृते, यश जितना बड़ा होगा अर्थ की प्राप्ति उतनी बड़ी होगी। एक चीज है। जिस कवि का मंचीय कवियों के आप रेट देखिए, जो कवि जितना ही लोकप्रिय, जितना उसका नाम होता है, उसका रेट उतना ही हाई होता है, वो उतने ही अधिक डिमांड करता है। किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं, आप सब जानते हैं कि किस तरह के रेट बनते हैं कवियों की। तो वही है यश से और अर्थ कृत्य। जितना बड़ा यश उतना ज्यादा पैसा आप खर्च करेंगे, तब उनको बुलाएंगे। तो एक तो यह है। लेकिन जो मैं जिसकी तरफ इशारा कर रहा हूँ, आचार्य जया प्रसाद द्विवेदी थे, तो दिवंगत हो गए, बहुत बड़े आचार्य थे, भरत मुनि की परंपरा को आगे बढ़ाने वाले। उन्होंने जो नाट्य शास्त्र का संपादन और अनुवाद किया है, बताते हैं कि वो बहुत ऐतिहासिक काम है। और कितना काम है, मतलब बनारस में थे, गिन नहीं सकते, इतना बड़ा नाम। अभी पिछले कहें कि साल ही दिवंगत हुए। तो उन्होंने कहा कि ये जो पहला जो युग्म है प्रयोजन का, वो तो समझिए कि बच्चों को बहलाने के लिए है। ज्यादातर कवि इसी तरह के हैं, जिनके बारे में 7वीं शताब्दी के कवि बाणभट्ट ने लिखा था कि ऐसे कवि तो असंख्य हैं। जितनी संख्या कुत्तों की है, उतनी संख्या ऐसे कवियों की है। संति श्वान इवा संख्या जाति भाजो गृहे गृहे उत्पादका न बहवा कवया शर्भायु। ये उनका हर्षचरित का श्लोक, बहुत मारक श्लोक है। 7वीं शताब्दी में भारत में कवियों की इतनी संख्या थी। लिखा है सर गंगानाथ झा ने, जब वो कवि रहस्य का संपादन कर रहे थे, नई किताब वो आई थी एक तरह से उनके पास, राजशेखर की काव्य मीमांसा, उसका एक नाम कवि रहस्य है। तो लिखा है गंगानाथ झा ने कि हमारे यहाँ तो जो बच्चा पैदा होता था, तो उसके कान में मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वंगमा शाश्वती समा, ये मंत्र फूंका जाता था कि ये बालक बड़ा हो करके कवि बने। कवि बने, मुझे लगता है किसी और संस्कृति में ये कामना आपको नहीं दिखाई पड़ेगी। कवि बनने की कामना, अपने बच्चे को कवि बनाने की कामना, ये कहीं और नहीं दिखाई पड़ेगी, ये इसी संस्कृति में। भारतीय संस्कृति पर हम बहुत बात करते हैं, उसकी विशेषताओं पर बात की जाती है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद जो भारत सरकार की संस्था है, ये हिंदी अध्यापकों को और बाकी लोगों को भी भेजती है बाहर पढ़ाने के लिए। तो उसमें यही उसका मोटो यही है कि वो भारतीय संस्कृति का प्रचार करेंगे। तो विविधता में एकता, तो कौन कौन सी चीज बताई जाती है, लेकिन भारतीय संस्कृति की 2 विशेषताएं हैं जो बाकियों से मिलती नहीं। एक तो यह संस्कृति काव्य केंद्रित है, इसको बहुत से विद्वानों ने अपने अपने ढंग से कहा है। किसी ने कहा महाकाव्य केंद्रित है, एपिक सेंट्रिक है। पहली चीज तो यह है कि यह संस्कृति काव्य केंद्रित है। जब भी कोई आंदोलन हुआ, जब भी कोई कहें कि युग परिवर्तन हुआ, तो उसमें कविता की केंद्रीय भूमिका रही है। और हम जानते हैं कि अभी हमारी भारतीय संस्कृति है वो असल में भक्ति आंदोलन की, भक्ति कविता की देन है। हम जो अपने धार्मिक, अपने साहित्यिक कहें कि अपना साहित्यिक कार्य व्यापार करते हैं, वो सब वही का सेट किया हुआ है।
भक्ति आंदोलन का सेट किया हुआ। तो ये तो, और आप जानते हैं कि जो नवीनतम धर्म आया भारत का, वो सिख धर्म था, और वो गुरु ग्रंथ साहिब पर आधारित है। और गुरु ग्रंथ साहिब क्या है? अपने समय की श्रेष्ठ कविताओं का एक खास मानक है, उसके अनुसार श्रेष्ठ हैं। अपने समय की श्रेष्ठ कविताओं का संकलन ही तो है गुरु ग्रंथ साहिब। तो ये पहली चीज है कि हमारी मतलब भारतीय संस्कृति तो कविता केंद्रित है। और दूसरी विशेषता है वो ये है कि हमारी संस्कृति गुरु केंद्रित है। गुरु की अवधारणा आपको दुनिया में और किसी संस्कृति में नहीं मिलेगी। अध्यापक हैं, आचार्य हैं, शिक्षक हैं, और भी हैं, मीडिएटर्स हैं, इंस्ट्रक्टर्स हैं, लेकिन गुरु नहीं है। गुरु तो ठेठ भारतीय अवधारणा है। तो ये संस्कृति दो कहीं विशेषताओं को लेकर के चलती है फिलहाल। तो जो कहते हैं मम्मट की काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विदे, तो व्यवहार विद हम आमतौर से इसका अर्थ लगाते हैं व्यवहार कुशलता से नहीं। मम्मट ने इसके भाष्य में नीचे लिखा है कि ये राजाओं का व्यवहार, वो जमाना था आप आज के 1000 साल पहले, और अभी भी कोई बहुत बदला नहीं है, लेकिन तब का जमाना था जब जो सुप्रीम न्यायाधीश होता था वो राजा ही होता था। ऐसे तो एक मुख्य न्यायाधीश होता था, हर राज्य में होता था, धर्माधिकारी बोलते थे, धर्मज्ञ बोलते थे। अगर आप दिव्या उपन्यास देखें तो उसमें इस कहें कि न्याय तंत्र को यशपाल ने बहुत सलीके से पेश किया है। जो पूरा विधि शास्त्र है, कैसे वो बनता है। तो ये मैं कह रहा हूं कि जो हमारा कहें कि व्यवहारविद होना है, यानी कि न्याय अन्याय का बोध कराने वाला, वो साहित्य है, वो काव्य है, वो काव्य का प्रयोजन है व्यवहारविद बनाना। क्योंकि अगर आप व्यवहारविद नहीं हैं, क्योंकि जो युग्म है ना, व्यवहारविद और शिवेतर क्षतये, ये दोनों चीजें जुड़ी हुई हैं। तो जो शिव है, जो कल्याणकारी है, उसकी आप पहचान नहीं कर पाएंगे अगर आप में न्याय का विवेक नहीं है। अगर आप न्याय अन्याय के बीच का फर्क नहीं कर सकते तो आप यकीन मानिए कि फिर क्या कहें कि फिर आप शिवेतर को पहचान नहीं सकेंगे। जब पहचान नहीं सकेंगे तो उसकी क्षति की कामना और उसकी क्षति का प्रयास भी नहीं कर सकते। तो ये कविता का प्रयोजन है कि पहला न्याय का बोध, व्यवहारविद होना, और फिर दूसरा शिवेतर की क्षति। क्योंकि अगर ये नहीं है, जिसको कहते हैं कि साहित्य हमेशा हित की ही बात करता है, वो मम्मट ने ही इसी ग्रंथ में काव्य प्रकाश में जो मंगलाचरण में कहा है, आह्लादिक मई, कि साहित्य से सिर्फ आह्लाद होता है। एक आह्लादमयी शब्द है, एक आह्लादिकमयी है। आह्लादमयी मतलब इसमें आह्लाद भी है और कष्ट भी है, लेकिन साहित्य में कष्ट नहीं है, वो सिर्फ आह्लाद, वो सिर्फ प्रसन्नता देता है। वो कैसे देता है? जब न्याय की स्थापना होगी, जब न्यायपूर्ण समाज बनेगा, आह्लाद वही है। अन्यायपूर्ण समाज में आह्लाद नहीं होता। आपके यहाँ कहें कि अरबों रुपए हैं और बगल वाला जो घर है वहां पर रोटी नहीं है, तो ऐसे समाज को आह्लादकारी समाज नहीं कहा जाता। और कभी इसी बात की तरफ संकेत करता चलता है कि एक जो कहें कि न्यूनतम जरूरतें सबकी पूरी होती रहें, उसके बगैर कहें कि समाज में आह्लाद नहीं आएगा। तो अब देखें कि मम्मट की से लेते हुए, व्यवहार शब्द को लेते हुए, और फिर पुनः मृच्छकटिक की तरफ आए।
और क्या कहते हैं शूद्रक नाम के कवि राजा कि मैंने तो तयोरिदम सत्सुरतोत्सवाश्रयम नय प्रचारम व्यवहार दुष्टताम, कि मैंने तयो उन दोनों के यानी बसंत सेना और चारुदत्त, ये उन दोनों की प्रेम कहानी है। और अक्सर हम आचार्य लोग जब पढ़ाते हैं तो उसको प्रेम कहानी के रूप में व्याख्या करके संतुष्ट हो जाते हैं, अपने कर्तव्य की इतिश्री मान लेते हैं। ऐसा है नहीं। कवि का अपना आग्रह क्या है कि मैंने नए के प्रचार के लिए तयो उन दोनों के जो सूरत है, जो श्रृंगार है, जो उनकी विलास लीला है, उसका आश्रय लेकर के उसके बहाने से क्या काम किया है कि नय प्रचारम, नए जो है वो सेट ऑफ रूल्स हैं जिसके आधार पर निर्णय होता है और न्याय की प्राप्ति होती है, न्याय दिया जाता है, न्याय अर्जित होता है, न्याय की स्थापना होती है। तो न्याय जो है वो न्याय की पूर्व पीठिका है। न्याय अगर नहीं है तो न्याय नहीं संभव है। तो न्याय का प्रचार करने के लिए मैंने न्याय को संभव बनाने वाली नीतियों का प्रचार करने के लिए, आप याद कीजिए 1936, 37 और 40 तक एक विवाद चला था, साहित्य प्रोपेगेंडा है कि नहीं है, प्रचार है कि नहीं है। प्रेमचंद ने कहा कि मैं तो प्रोपेगेंडा करता हूँ, मैं तो प्रचार करता हूँ, साहित्य का उद्देश्य है। और फिर उन्होंने उस सौंदर्य चेतना की बात की कि अब तक हम सौंदर्य किनमें देखते आए थे, अब हमको सौंदर्य देखना है जो श्रमिक लोग हैं, जो पत्थर तोड़ने वाली धूल से लिपटी हुई स्त्रियां हैं, काले कलूटे हाथ हैं, वगैरह वगैरह। जो उन्होंने कहा कि हुस्न के मेयार बदलने होंगे, सौंदर्य के प्रतिमान बदलने होंगे, जो प्रेमचंद कहते हैं। तो वो चीज आप ध्यान में रखिए कि कभी कहता है कि भाई मैं तो नए के प्रचार के लिए, साहित्य जो है वो प्रचार ही है। जैसे कि वो कहते हैं कांता सम्मितयोपदेश युजे, तो अब ये उपदेश है साहित्य। उपदेश क्या है? यही प्रचार ही तो है। मम्मट को आप कैसे घेर सकते हैं? आपको ये तो किसी एजेंडा के तहत नहीं लिख रहे हैं, और अगर एजेंडा है तो साहित्य का एजेंडा है। अगर नए का प्रचार नहीं करेगा कभी, तो क्या अनय का प्रचार करेगा? तुलसीदास ने दोहावली में लिखा है कि अनय या कुनय करने वाले राजा मरते रहते हैं, जाते रहते हैं, उनको जनता याद नहीं करती, याद उन्हें ही करती है जो न्यायी होते हैं। तो न्याय का प्रचार, न्याय की स्थापना, न्याय की चिंता, ये साहित्य की केंद्रीय चिंता है। तो नय प्रचारम व्यवहार दुष्टताम, व्यवहार में, मुकदमे में जो बदमाशियां होती हैं, जो मुकदमों में आप समझिए कि चालबाजियां होती हैं, उसको बताने के लिए खलस स्वभावम, और उसमें जब दुष्ट लोग प्रवेश करते हैं, अपने हाथ में लेते हैं और देखते हैं कि कन्विक्शन रेट क्या है, 70 केस रिपोर्ट हुए रेप के, और कन्विक्शन कितने में हुआ? 4 में हुआ, 70 में से 4 में हुआ। तो यानी कि तंत्र में कहीं कोई दिक्कत है, और साहित्य इसी चीज को चिन्हित करता है, इसी चीज से वो क्षुब्ध होता है। न्याय की जो चेतना होती है वो 2 चीजों से संभव होती है। आप पुनः उस प्रथम आदि कवि के प्रथम श्लोक को याद कीजिए, तो उसमें क्या है? जो क्रौंच पक्षी के मारे जाने पर पहले तो क्षोभ हुआ है, लेकिन क्षोभ तो नहीं बना सकता ना कविता, तो उसको करुणा से संबलित होना है, उस पर करुणा का आवरण लगना है, और फिर एक खास तरह से उसको व्यक्त किया जाना है, तभी वो साहित्य बनेगा। उसके बगैर साहित्य नहीं बनेगा। जिसमें उन्होंने अन्विति की बात की है, लय की बात की है, छंद का सवाल आता है। आपकी जो कहन शैली है
किस तरह से आप पेश करते हैं उससे कविता बनती है। ये एक उसका एक तत्व है, लेकिन मूल तत्व तो वही वो क्षोभ, वो करुणा, न्याय के टूटने पर वो गुस्सा, और फिर कहें कि उस समाज को कैसे आप बेहतर बना सकते हैं, इसकी चिंता। तो कहते हैं शूद्रक खलस स्वभावम भवितव्यताम तथा चकार सर्वम किल शूद्र को निपह। तो ये जो भवितव्यता है, तुलसी जस भवतव्यता तैसे मिले सहाय, होनी है। अगर 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 व्यवहार में दुष्टता है, अगर उसमें वो दुष्टों के हाथ में खलों के हाथ में चली गई है न्याय व्यवस्था, तो आगत कैसा होगा, तो उसका परिणाम कैसा होगा, वो इस कहें कि नाटक में दिखाया गया है, बहुत ढंग से दिखाया गया है कि फिर पालक नामक राजा की हत्या की जाती है और कोई उपाय नहीं है, क्योंकि न्याय की स्थापना दिखानी है। और अगर अन्याय का स्रोत कहाँ है कवि ने, कि राजा है, न्यायाधीश नहीं है। न्यायाधीश तो न्याय से परिचित है, वो तो उसमें तो न्याय अन्याय का विवेक है, लेकिन उसको तो अपनी कुर्सी बचानी है, तो वो तो जानता है कि किस तरह से वो चारुदत्त को छोड़ दे, लेकिन छोड़ नहीं सकता, क्योंकि जो जिसने मुकदमा किया है वो स्वयं शकार है, राजा का साला है, तो कैसे छोड़ सकता है, तो इसलिए उसको सजाए मौत देनी है। तो परिणाम क्या निकलता है, परिणाम वही निकलता है जो निकलता है शिलप्पदिकारम में, जो तमिल के उस महाकाव्य का निष्कर्ष है, वही निष्कर्ष यहाँ पर भी निकलता है। चिंताएं दोनों की एक सी हैं। एक जो कहें कि एक बड़ा मशहूर श्लोक है इसी मृच्छकटिक का, मुझे वो पढ़ने का, कम से कम उसकी अंतिम पंक्ति को आपके सामने रखने का बहुत मन है। वो कचहरी का उन्होंने वर्णन किया है, न्यायालय का वर्णन है, जिसको राजकरण कहते थे। अब चूंकि वो राजधानी में कचहरी है, तो समझ लीजिए कि वो सुप्रीम कोर्ट होगा। तो उस कोर्ट का 2000 साल पहले के एक कोर्ट का वर्णन है मृच्छकटिक में। क्या है वर्णन, वो सिर्फ श्लोक सुन लें। चिंतासक्त निमग्न मंत्र सलिलम दूतोर्मिशंखाकुलम पर्यंत स्थित चारण क्रमकरम नागाशु हिंसाश्रयम नानावाशक कंक पक्षी रुचिरम कायस्थ सर्पास्पदम नीतिक्षुण्ण तटम च राजकरणम हिंस्रई समुद्रायते। ये जो राजकरण है, कचहरी है, वो हिंसा से भरा हुआ समुद्र जैसा ये न्यायालय दिख रहा है। ये राजकरण, ये न्यायालय हिंसा से भरा हुआ समुद्र दिख रहा है। कैसे? चिंतासक्त निमग्न मंत्र सलिलम, इसमें जो पानी है वो तो मानो चिंता में, चिंतन में डूबे हुए मंत्री, जिसको आप न्यायाधीश कह सकते हैं, वो चिंता में डूबे हुए, चिंतन में डूबे हुए न्यायाधीश हैं। जो उनके अर्दली लोग हैं, जो काम करने वाले लोग हैं वहां पर ऑफिस में, वो दूत जिसको कहा गया है, वो उर्मियां हैं। जैसे समुद्र में लहरें होती हैं और शंख होते हैं, वो हिलते डुलते रहते हैं, तो यहाँ से वहां, वहां से वहां उर्मियां हिल रही हैं, लहरें हिल रही हैं, दूत यहाँ से वहां भाग रहे हैं। उसके चारों तरफ जो चार हैं, यानी जासूस हैं, वो बैठे हुए हैं। नक्र बैठे, घड़ियाल बैठे हुए हैं, नागाश, नाग और अश्व, हाथी और घोड़े, दरियाई घोड़े, ये यहाँ पर आश्रय लिए हुए हैं। जो
वादी प्रतिवादी हैं, उसको कंक पक्षी से लगातार बोलते रहते हैं, तरह तरह से बोलते रहते हैं, तो वो उसको कहा गया है वादियों प्रतिवादियों को कि नाना वाशक कंक पक्षी रुचिरम कायस्थ सर्पास्पदम। आस्पद कहते हैं जगह, ये जगह कैसी है, न्यायालय कैसा है, जहाँ पर लिखा पढ़ी करने वाले जो कायस्थ हैं वो वहीं, असल में जैसे समुद्र में सांप होते हैं बड़े बड़े, वैसे यहाँ पर लिखा पढ़ी करने वाले न्यायालय में कायस्थ। पुराना कहें कि पुरानी अदावत है साहित्यकारों की कायस्थों से। बाबा अब न बसब यही गांव, घड़ी घड़ी का लेखा मांगे कायथ चेतु नाम। कबीरदास कहते हैं कि मैं तो अब इस गांव में नहीं रह सकता, इस जगह पर नहीं रह सकता। ये जो कायस्थ लोग हैं घंटे घंटे में आ जाते हैं, आपकी 2 साड़ी बिक गई है, टैक्स दीजिए, टैक्स नहीं दिया है तो भी 1-1 घंटे का समय तय कर दीजिए कि हर महीने में आप लेखा जोखा लेंगे, ऑडिट करेंगे। घंटे घंटे भर में क्यों ऑडिट करने आ जा रहे हैं? मैं तो इस गांव में, अब ये गांव रहने लायक नहीं रह गया। बड़ा बढ़िया रूपक है, वो अलग से विषय है कि इन मध्यकालीन संतों के यहाँ न्याय की क्या दृष्टि है, वो अलग से वो निबंध ही कहें कि पूरा बनाना चाहिए। इस पर जल्दी ही मैं आपके सामने पेश करूंगा। लेकिन न्याय का जो बोध है वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। जो पहली आत्मकथा है भारत की, वो अर्धकथानक बनारसी दास जैन वाली, उसमें बताया गया है एक प्रसंग है उसमें कि जौनपुर से आगरा की तरफ जा रहे हैं, तो बनारसी दास के साथ में एक व्यापारी और है, उस व्यापारी के साथ कई लोग हैं। तो बीच में रास्ते में मालूम हो गया अधिकारियों को, एसडीएम को पकड़ लेता है। देखिए 1640 में ये किताब आई थी अर्धकथानक, तो 1640 में भारतीय न्याय व्यवस्था कैसी है उसका बड़ा बढ़िया चित्रण मिलता है, बनारसी दास ने किया है। बनारसी लिखते हैं कि पकड़ लिया और कहा कि सबको हम देंगे सजाए मौत, और फिर कहा कि मेरे पास कुछ पैसे थे और कुछ मेरे जो मित्र दूसरे व्यापारी थे, उन दिनों ये जौहरी थे, हीरे जवाहरात का व्यापार करते थे, कहा हम दोनों मिल करके फिर उनको दिया 25 रुपए का, उसमें जिक्र है 25 रुपए दिए और तब जाकर के हमारी जान छूटी। ये जो चित्रण है वो आप देखें, लगातार आपको ये मिलता जाएगा। जो भी रचना, मुक्तिबोध ने कहा है कि कोई कृति लोगों के बीच में क्यों बनी रहती है, क्यों पहुंचती है, इस पर ध्यान देना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि जो कवि जनता के दुखों को जितना समझेगा उसकी रचना जनता के द्वारा उतनी स्वीकारी जाएगी। आप देख लीजिए कि जो चारण कवि हैं, जिनका एक जमाने में जब वो राजा हुआ करता था तो उनकी तूती बोलती है, उन्हीं की कविताएं सब लोग सुनते रहते हैं। राजा का राज्य गया और कभी भी हो जाता है विस्मृत। इसी तरह से क्या कहते हैं, जो स्त्रोत काव्य लिखते हैं, देवताओं की स्तुति को कविता कहते हैं, वो भी नहीं, जनता के चित्त में वो भी नहीं चीज जाती। जो जाती है वो वही है जो अन्याय से जितना क्षुब्ध होता है। अभिज्ञान शाकुंतलम को याद कीजिए, तो जो कभी अन्याय से जितना क्षुब्ध होता है और उस अपने क्षोभ को जितने कहें कि जितनी यथार्थपरक लेकिन कलात्मक तरीके से व्यक्त कर पाता है, उसकी रचना उतनी ही जनता के बीच में उतनी ही स्वीकृत होती है। हमारे तीनों महाकाव्य, दो जो उपजीव्य हैं यानी कि रामायण और महाभारत, वो न्याय के सवालों को लेकर के चलते हैं।
राम रावण के बीच का युद्ध हो, कौरव और पांडव के बीच का युद्ध हो, ये न्याय के सवालों को लेकर के लड़ा गया है। या शिलप्पदिकारम हो जो तमिल का महाकाव्य है, ये न्याय के, इनका जो केंद्रीय कंसर्न है, जो मुख्य इनका सरोकार है, वो न्याय का है। तो न्याय के सवालों को लेकर के महाकाव्य लिखे गए हैं। जो मैं कह रहा हूँ कि जो कंठहार रहा है, चाहे वो मृच्छकटिक हो और उसके पहले हमारा अभिज्ञान शाकुंतलम हो। अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी तरफ से बोलता है? वो शकुंतला की तरफ से बोलता है। शकुंतला अपना केस स्वयं नहीं प्रस्तुत करती, वो तो चुप रह जाती है राजा के उस सभा में, जब राजा उसको पहचानने से इनकार कर देता है। और जो बोलती है, हालांकि कम बोला है लेकिन इतना मारक उसे बुलवाया है कि जो राजा छल छद्म में निष्णात है, वो मुझसे कह रहा है कि तुम झूठ बोल रही हो। तो दुष्यंत के बारे में, राज सत्ता के बारे में जितनी तल्ख टिप्पणी कालिदास करते हैं, आप तो हैरान रह जाएंगे। बहुत बहुत चुभती हुई सी। तो शकुंतला के साथ अन्याय हुआ है, और उस अन्याय को कौन समझता है, उस अन्याय को वाणी कौन देता है? वो कालिदास जैसा कवि वाणी देता है। एक चीज यहाँ पर आती है, इसीलिए जब ये कहते हैं हमारे मम्मट तो कहें कि इस मामले में आधार कवि है, आधार काव्य शास्त्री है। कहते हैं नियतिकृत नियम रहिताम, कि साहित्य जो है काव्य, वो जो नियति के नियम है, नियम से ही न्याय होता है, जो नियति के नियम है। नियत यहाँ पर प्रकृति भी है, और नियत यहाँ पर सत्ता है, राज सत्ता हो, धर्म सत्ता हो, अर्थ सत्ता हो, कोई भी तरह की सत्ता हो, जो हमारी नियति बना दी गई है। उस नियत के नियमों पर काव्य नहीं चलता। वो तो अनन्य परतंत्राम है, जो उसी मंगलाचरण के श्लोक में नियत कृत नियम रहिताम आह्लाददायक मई अनन्य परतंत्राम, वो किसी अन्य के बनाए नियमों के अधीन नहीं है। नियमों के अधीन है, लेकिन वो अपने नियम के अधीन है। तो आप देखें कि अभिज्ञान शाकुंतलम में राजा को क्या दंड मिलता है, राजा कैसे फिर कहें कि इस लायक होता है कि उसको शकुंतला स्वीकार करे। तो उसके लिए एक जो साहित्य का अपना न्याय तंत्र है, उसने एक डिवाइस, एक उपाय निकाला। और वो उपाय क्या है? वो उपाय है ग्लानि, अपराध बोध। पूरा 5वां छठा जो सर्ग है, 5वां सर्ग खास तौर से, उसमें दुष्यंत गलता है, ग्लानि में गलना होता है, अपने 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 अपकर्म का परिष्कार करना होता है, उसको कहना होता है कि हाँ हमने ऐसा किया, हमने ऐसा किया, हमसे यहाँ पर चूक हुई। ये जो कहें कि ग्लानि बोध है, असल में साहित्य के न्याय तंत्र में यही है, जिसको हम पर्यूषण पर्व कहते हैं, जिसको हम क्षमादान का कहें कि दौर कहते हैं। तभी आप जब आप उससे गुजरते हैं, आप उत्तर रामचरितम देखिए, सीता के साथ अन्याय हुआ है, तो राम को उस प्रक्रिया से, ग्लानि बोध से गुजरना है। ये इसी तरह से वो पनिश करता है साहित्य। क्या राम ने जिस तरह से अपने को कहें कि विदग्ध दिखाया है, राम जिस ग्लानि से गुजरते हैं, दलति हृदयम गाढ़ोद्वेगम दुधा तूना विद्यते। ये जो गाढ़ा उद्वेग है, गाढ़ी चिंता है, आकुलता है, ये मेरे हृदय को का दलन कर दे रही है। लेकिन फिर भी हृदय फटता नहीं, हृदय 2 खंड में नहीं होता। 2 खंड में हो जाए तो मैं इस पीड़ा से मुक्ति पाऊं, ऐसा राम कहते हैं।
लेकिन वो संभव नहीं है। यहाँ पर भी इसी तरह से है, दुष्यंत के यहाँ भी है। दुष्यंत भी अपने माधव्य को, जो उसका सारथी और मित्र है, सारथी कह रहा हूँ, जो उसका मित्र है, जो उसमें विदूषक के रूप में है लेकिन उसका अंतरंग है राजा का, उसके साथ बैठ करके जिस तरह की बातें करता है, जिस तरह से अपने अपराधों को स्वीकार करता है, गलता है। मुझे तो कहें कि नींद नहीं आती, मुझे भोजन नहीं, मैंने क्या कर डाला, फिर कैसे कैसे इससे निजात पाऊं, कैसे इससे छुटकारा पाऊं। तो मैं कहें कि पेंटिंग के लिए सामान मंगवाता, ये सामान लेकर के आओ। कार्या सैकत लीन हंस मिथुना स्रोतो वहा मालिनी पादास्ताम हितो निषर्ण हरिणा गौरी गुरो पावना शाखा लंबित बल कलश्चिचा तरोर निर्मात्रिक्षामिध्या श्रृंगे कृष्ण मृगस्य वाम नयनम कंदूय मानाम मृगीम। कि मैं तो ऐसा चित्र बनाना चाहता हूँ। बहुत सारी जिसमें बातें कही गई हैं, लेकिन उसमें जो अंतिम लाइन है, श्रृंगे कृष्ण, मालिनी नदी का तट है जो कि कर्ण का आश्रम था, मालिनी नदी का तट है, उस वहां पर वृक्ष है, वृक्ष के डाल पर वलकल का वृक्ष टंगा हुआ है, उसके नीचे काले हिरणों का एक जोड़ा बैठा हुआ है। जोड़ा बैठा हुआ है। अब इसमें हिरणी अपनी बाईं आंख हिरण के दाहिनी सींग पर रख करके खुजला रही है। अब देखें कि हिरणी का जो कोमलतम है उसकी आंख है, हिरण का जो कठोरतम है उसकी सींग है। तो कोमलतम का कठोरतम से व्यापार चल रहा है। ये कैसे संभव हुआ? ये संभव होता है परस्पर विश्वास से। हिरणी ने विश्वास किया हुआ है कि हिरण उसका अहित नहीं होने देगा। कांता सम्मितोपदेश युजे को आप समझिए कि जो कांता है, जो प्रेयसी है, वो सपने में भी अपने कांत का अहित नहीं होने दे सकती। अवधि का जो मशहूर गीत है, सोहर गीत है, छापक पेड़ चिहुलिया तब पतबन गहबर हो, उसमें क्या है कि हिरण को नहीं पता है कि उसका क्या होने जा रहा है, लेकिन हिरणी को पता है कि आज राजा के यहाँ छठी का मनाएंगे, छठी पुत्र के होने पर, और इस हिरण को काटेंगे, ले जाएंगे, इसका मांस आज उनके यहाँ पकेगा। तो जो कांता है वो असल में वो अहित सोच ही नहीं सकती। दुष्यंत कहते हैं कि देखिए, ये तो जंगल के दो प्राणी हैं, दो पशु हैं, दो मृग हैं, काले रंग के मृग हैं, और यहाँ पर परस्पर विश्वास है। मुझ पर शकुंतला ने विश्वास किया तो मैंने उसे क्या दिया, क्या सिला उसको मिला। तो ये जो सिला मिला, जो परिणाम हुआ और जो इसका स्वीकार है, किसी को फांसी पर नहीं लटकाया जा रहा है। साहित्यकार का काम ये नहीं है। साहित्यकार का काम जो परिमार्जन का है, परिष्कार का है, वो असल में ग्लानि से ही संभव होता है। अगर समझिए लड़ गई होती शकुंतला दरबार में अपने अधिकारों का हवाला देते हुए, और उनको जगह देनी पड़ती कि चलिए आप भी एक कमरा ले लीजिए। रानियां तो बहुत सारी हैं ही, क्योंकि अनसुया प्रियंवदा ने कहा ही था पहले कि तुम वहां जाओगी तो वहां तो बहुत सारी रानियां रहेंगी। राजा ने कहा नहीं, मेरे दिल में तुम ही हो। तो अगर मान लीजिए वो अधिकार का हवाला देते हुए शकुंतला ने लड़ाई कर ली होती, तो क्या राजा दुष्यंत इस ग्लान से गुजरता? क्या राजा दुष्यंत के चित्त का परिमार्जन होता? क्या राजा दुष्यंत के चित्त का परिष्कार होता? संभव नहीं था। सीता अगर उस तरह से उसने कहें कि बहस किया होता तो राम उस तरह नहीं गलते। ये जो ग्लानि बोध है, ग्लानि का डिवाइस है, ये साहित्य की विशिष्ट अपनी प्रयुक्ति है, और उस न्याय को संभव करने वाली। अन्याय हो जाता है, होता है, तो कैसे इसको पाया जाए? फिर से पुनः उस स्थिति में कैसे जाया जा सकता है?
तो इस तरीके से भी जाया जा सकता है, ये एक तरीका। जब भी न्याय के मामले में साहित्यकारों की दृष्टि बदली है, साहित्य में युगांतर आया है। जो प्राचीन काल का साहित्य है, न्याय के बारे में एक समझ है, जिसको हम मध्यकाल का साहित्य कहते हैं, न्याय के बारे में दूसरी समझ है, जिसको हम आधुनिक काल का साहित्य कहते हैं, जिसके दो हिस्से हैं। जब अंग्रेज आ गए और मालूम हुआ कि अरे अन्याय का स्रोत तो अंग्रेजों का शासन है, तो आप देखें साहित्य की जो प्रकृति है, साहित्य का जो स्वर है, वो बदल जाता है, नया युग आ जाता है साहित्य में। न्याय के बारे में जब हमारा बोध बदलता है, जब कवियों का बोध बदलता है, तो तभी साहित्य में युगांतर होता, ये मैं कहना चाहता हूँ। और उसके बाद में 1918-20 के आसपास जब पूरी दुनिया के साहित्य में, भारत के साहित्य में जब मार्क्सवाद का आगमन होता है, तब वहां पर न्याय और अन्याय का एक वैज्ञानिक विवेचन सामने आ जाता है, और तब भारतीय साहित्य बदल जाता है। प्रोग्रेसिव लिटरेचर जिसको कहते हैं, जिसको हम प्रगतिवादी साहित्य कहते हैं, प्रगतिवादी आंदोलन कहते हैं, उसमें आप देख लीजिए, न होने देंगे अत्याचार, लड़ जाएंगे न्याय पक्ष पर, 1918 से लेकर के 1928 तक की कविताएं इकट्ठी कीजिए, भारतीय कविताएं, खासतौर से हिंदी की, आप पाएंगे उसमें न्याय शब्द की इतनी आवृत्ति है कि ताज्जुब होता है। क्यों हुआ? क्योंकि न्याय और अन्याय का नया बोध आ गया, नई समझ आ गई। तो ये मैं कह रहा हूँ। और फिर 90 के दशक में जब अस्मिताओं का उभार होता है, तो फिर अन्याय का स्रोत नए सिरे से पहचाना गया, नए सिरे से पहचाना गया, तो साहित्य का ढर्रा बदल गया, साहित्य की प्रकृति बदल गई, साहित्य की रचना प्रक्रिया बदल जाती है। ये मेरा दूसरा कहें कि निवेदन है, प्रस्ताव है कि साहित्य में जब भी युगांतर हुआ है, जब भी नया युग आया है, ये जो छायावाद और प्रयोगवाद जैसा नामकरण करते हैं, ये सब असल में बच्चों को समझाने के लिए है। इसमें कोई तत्व और सत्व नहीं है। तत्व और सत्व की बात ये है कि जब साहित्यकारों की न्याय दृष्टि बदलती है, तो साहित्य में नए दौर का आगमन होता है, नया युग आता है, और इस तरह से हम साहित्य की पूरी विकास यात्रा को समझ सकते हैं। आपने मौका दिया, मैं आयोजकों का, अपने आत्मीय जयशंकर जी का, मंजुनाथ जी का, हमारे कितने सारे मित्र इसमें जुड़े रहे, इन्होंने सुना, मैं सबके प्रति सूर्यपाल जी का खास तौर से आभार व्यक्त करता हूँ। और जो भी मान लीजिए कुछ ऐसी चीज चली गई जो पुष्ट नहीं है प्रमाणों से, तो उसके लिए क्षमा याचना करता हूँ। आप याद कराएंगे तो उसको ठीक कर लिया जाएगा। जी नमस्कार। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस आपके व्याख्यान साहित्य और न्याय दृष्टि, इसमें आपने जो तमिल का जो आदि काव्य है शिल्पाधिकारम, वहाँ जिस प्रकार का जो न्याय का उल्लेख मिलता है उसका चित्रण आपने किया, और आगे चलते हुए आपने संस्कृत का जो साहित्य जो होता है, मम्मट का साहित्य हो, या उसके बाद आगे चलते हुए आपने कालिदास की जो शाकुंतला, जिसके अभिज्ञान शाकुंतला जो है, उस रचना में जिस प्रकार का वहाँ पर न्याय का चित्रण मिलता है, मतलब साहित्य में न्याय दृष्टि जिस प्रकार वहाँ पर दिखाई देती है, उसका उल्लेख आपने किया है। और आगे चलते हुए आपने जिसके आधुनिक काल में जो काव्य की परिक्रमा जो चलती है, उस वक्त जो न्याय दृष्टि किस प्रकार की होती है, न्याय और अन्याय की परिकल्पना किस प्रकार की जाती है, उन सभी बिंदुओं पर आपने प्रकाश डाला है। तो इसलिए हम अपने कॉलेज की ओर से और SLBS कॉलेज गोंडा उत्तर प्रदेश की ओर से हम आपको हृदय से आभार प्रकट करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जरा चुप करो, शांत करो जरा। मित्रों, यह आज का विषय रहा, आज का व्याख्यान 49वां
व्याख्यान रहा साहित्य और न्याय की दृष्टि। इस आज के विषय पर आपकी कोई जिज्ञासा हो या शंका हो या विचार हो, जो कुछ भी हो आप व्यक्त कर सकते हैं। आपका स्वागत है। कृपया अपना माइक अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट करके आप अपना विचार प्रकट कर सकते हैं आज के विषय के संबंध में, साहित्य और न्याय दृष्टि, इस विषय के संबंध में। आदरणीय बजरंग, आदरणीय प्रोफेसर बजरंग जी को सादर प्रणाम और आयोजक मंडल को बहुत बहुत बधाई कि 49वें व्याख्यान तक पहुंच गए और बहुत जल्दी अब स्वर्ण जयंती होने वाली है अगले सप्ताह ही। तो बहुत बहुत बधाई, बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। आदरणीय तिवारी जी ने धन्यवाद सर, स्वागत है आपका, स्वागत है। बहुत ही अच्छे ढंग से उन्होंने विषय का प्रतिपादन किया है और ऐसा लगा नहीं कि वे व्याख्यान दे रहे हैं, बल्कि ऐसा लगा कि जैसे हम लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं वे। और इस तरह से उन्होंने विषय को उठाया। बहुत बड़ा विषय है, बहुत विशद है ये, और इतने कम समय में इसको समेटना ये एक अद्भुत कला है उनके अंदर। उन्होंने रामायण, महाभारत, अभिज्ञान शाकुंतलम, काव्य प्रकाश, मृच्छकटिकम, इन सब का व्यापक प्रस्तुतिकरण करते हुए अपने विषय को बहुत ही अच्छी तरह उन्होंने हम लोगों के सामने रखा और सारी चीजें समझ में आई। साहित्य की न्याय दृष्टि वास्तव में, जैसा उन्होंने कहा कि बिना न्याय दृष्टि के साहित्य साहित्य नहीं है, जो निचोड़ निकल रहा है, और है भी, वास्तविकता भी यही है। मेरा एक छोटा सा प्रश्न है सर आपसे कि कई बार साहित्य में जब न्याय की बात आती है तो कुछ पूर्वाग्रह भी रहते हैं और उन पूर्वाग्रहों के कारण कहीं ना कहीं न्याय दृष्टि विचलित होती है। तो क्या आप इस बात से सहमत हैं? सर आवाज नहीं आ रही सर। वो म्यूट अनम्यूट नहीं किया था अपने को। हाँ जी, तो मैं पहले अश्विनी कुमार शुक्ल जी के प्रति, अगर आपका यही नाम आ रहा है तो यही नाम मुझे लगता है होगा। अश्विनी जी, यही नाम है जी। आभार व्यक्त करता हूँ, आपने बिल्कुल इस विषय को समझा। देखिए, ये तो है ही, साहित्य इसने इसीलिए सत्य की बात नहीं की। सत्य उसका नहीं है, कहें कि इलाका। सत्य में तो एक कहें कि एक फाइनलिटी होती है, एक क्या कहते हैं कि ये अंतिमता होती है। जो मैं कह रहा हूँ, जैसे दर्शन में है ना, तो दर्शन में तो फिर वो जो सत्य कर दिया गया, वैशेषिक ने जो कह दिया, सांख्य ने जो कह दिया, या किसी दूसरे दार्शनिक ने जो कह दिया, दर्शन संप्रदाय ने, वो अंतिम है। सत्य का मामला फिर वो अंतिमता का होता है। इसमें जो न्याय का मामला है, ये तो चलता है शेड्स में। कई बार कवि को अपनी ही गलती का एहसास होने लगता है कि हाँ वो वहां पर गड़बड़ कर रहा है, इसलिए वो हमेशा गुंजाइश रखता है। यहाँ पर हमारी परंपरा में तो इसलिए खलनायक होते ही नहीं है, नायक है, प्रतिनायक है। क्योंकि ये मालूम है कवियों को कि जिसको हमने खलनायक कह दिया है, वो असल में वो न्याय बुद्धि से निकला हुआ विशेषण नहीं होगा। वो तो ब्लैक एंड व्हाइट में चलने का काम नहीं है। तो कई बार ऐसा होता है, आपकी बात बिल्कुल सही है कि जहाँ पर गलतियां कहें कि पूर्वाग्रह हावी होते हैं कवि के। तोलस्ताय ने कुछ सोच करके शुरू किया अन्ना कैरेनिना को लिखना कि वो ईसाई जो मत है उसके अनुसार बताएंगे और अन्ना जो है वो खलनायिका हो जाएगी। और जब वो उपन्यास लिखा जाने लगा तो मालूम हुआ कि वो अन्ना की ट्रेजेडी सामने आ गई।
तो ये है, ये संभावना हमेशा रहती है साहित्य में कि वह और कवि अपने को खुद कई बार जांचता है, कई बार उसको अपने को परखता है और अपनी चूकों को भी पहचानता है। ये मुझे लगता है कि जो कहें कि न्याय व्यवस्था का न्याय है और जो साहित्य का न्याय, वहां पर ये अंतर है कि ये यहाँ पर ये चीजें शेड्स में होती हैं, अलग अलग रंगतों में होती हैं और कोई चीज फाइनल नहीं है। वो एक चीज है जो चलती रहती है। कैकेयी के बारे में लिखा तुलसीदास ने कि कैकेयी को पता नहीं है उससे काहि कहे के ही दूषण दे, क्या कहे और किसको दोष दे उससे जो गलती हो गई है। अब वो ये कवि का कमाल है और इससे पहले किसी और कवि ने सोचा नहीं कि वो जो अयोध्या के का अहित चाहने वाले हैं वो कैकेयी या मंथरा नहीं है। वो जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं उनका किया धरा है। तो अन्याय का स्रोत जो है वो बदल दिया कवि ने और मालूम हुआ कि ये तो तिन्ह सोहाय न अवध बधावा। अब तिन्ह कौन है? रावण थोड़ो है, रावण नहीं है। तो मानस में जो अन्याय का स्रोत है वो क्या है? वो तो बदल दे, हमारी दृष्टि बदल जाती है देखने की। चोर ही चांदनी रात न भावा, चोर कौन लोग हैं? ये चीज है। लेकिन वहां पर चित्रकूट में कैकेयी को समझ में नहीं आता कि वो ग्लानि में गल रही है। ग्लानि में गलना तो साहित्य का काम है, गलाना, लेकिन काहे वो समझ नहीं पाई कि वो किस कॉन्स्पिरेसी का शिकार हो गई कैकेयी। ये चीज है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि शेड्स होते हैं। ठीक आप उंगली नहीं रख सकते कि देखिए यहीं से हुआ है, यहाँ से भी हुआ है, वहां से भी हुआ, वहां से कई स्रोत होते हैं उस अन्याय के। लेकिन आपने सवाल बहुत अच्छा किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, सादर प्रणाम जी। धन्यवाद सर अश्विनी कुमार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई मित्र अपना विचार या जिज्ञासा या शंका संदेह प्रकट करना चाहते हैं? आपका स्वागत है। जी राकेश जी कहिए। नमस्ते सर, मंजुनाथ जी और तिवारी जी, आपका ये जो प्रयास है ना गंगा कावेरी बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। ये मदुरै से बोल रहे हैं। मदुरै से बोल रही है सर। मदुरै भवानी। हाँ मैं डॉक्टर भवानी हूँ, यहाँ पर कार्यरत हूँ अमेरिकन कॉलेज में। तिवारी जी, आपका बहुत ही अच्छा व्याख्यान रहा है। नए दृष्टिकोण से आपने साहित्य को परखा है, देखा है, समझा है और बहुत अच्छा व्याख्यान दिया है। कभी नहीं किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि इतने अच्छे अच्छे महाकाव्य और महाग्रंथों में न्याय को परखना और न्याय की दृष्टि से उस साहित्य को देखना बहुत ही कम लोग करते हैं। सर, आपने बहुत ही अच्छे ढंग से उसको पढ़ा है और समझाया है। आपका ये जो व्याख्यान सुनने को जो मिला है वो गंगा कावेरी व्याख्यान माला के माध्यम से उन दोनों को भी, उनके आयोजकों को भी मैं साधुवाद देना चाहूंगी। नियमित रूप से मैं जुड़ रही हूँ, जब से उन्होंने मुझे जोड़ा है उसके बाद से ही मैं जुड़ रही हूँ। बहुत ही अच्छा लग रहा है सर, बहुत नए नए दृष्टिकोण से विचारों को सुनने को मिल रहा है। नई चीज सोच सब हम लोगों को अच्छी तरह से कहा जा सकता है कि हम लोग सकारात्मक दृष्टि से एक चीज को देखने का है। आपने कहा जैसे न्याय की दृष्टिकोण में कुछ नकारात्मक दृष्टि भी आता है, उस चीजों को भी आपने न्याय की दृष्टि से देखा है सर। रामायण में जो कैकेयी का संदर्भ आपने दिखाया है और वो सब बहुत ही अच्छा है, बहुत ही नए ढंग से आपने उसका व्याख्यान दिया है सर। आपको मैं साधुवाद देती हूँ। मंजू जी और तिवारी जी के प्रति हमेशा ही मेरा आभार रहेगा, जब से वो जोड़ते जा रहे हैं हमको और नई नई चीजों को सुनने को भी मिल रहा है। बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम है। अगले हफ्ते आपका धन्यवाद शताब्दी वर्ष हो जाएगा। धन्यवाद तो मैडम, धन्यवाद। बहुत अच्छा है, धन्यवाद। सुनती रहूंगी, मैं जुड़ूंगी आप लोगों का। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई मित्र अपना विचार व्यक्त करना चाहते हैं? आपका स्वागत है।
बताइए। जी नमस्कार आदरणीय बजरंग बिहारी तिवारी जी। नमस्कार राकेश नारायण जी, स्वागत है आपका, बताइए। हाँ जी, व्याख्यान आज का आपके नाम के और लेखन के अनुरूप जो आपका व्यक्तित्व और कृतित्व सुना गया। हम आपके इन प्रति सप्ताह चल रहे व्याख्यानों में से हर सप्ताह नहीं जुड़ पाते, लेकिन जब कभी ऐसे नाम देखने में आते हैं तो हर हालत में जुड़ने का प्रयास रहता है। और आज के दिन जब देखा कि बजरंग बिहारी तिवारी जी का व्याख्यान है तो आपको सुनकर अच्छा लगा। विषय का सांगोपांग कई संदर्भों को लेते हुए विवेचन हुआ। इसमें यह बात सही है कि खलनायक हमारी परंपरा में नहीं है, इसीलिए क्योंकि हम अपने को ही आंकते रहते हैं। और साहित्य और न्याय दृष्टि पर जब बात करते हैं तो न्याय के बहुत सारे पक्ष हो जाते हैं, और उस न्याय के पक्ष को और जो है हमें सबको जानना होगा। और इस न्याय में हमें एक पक्ष जैसे जो रीति काल का है, भक्ति काल का है, इसको हम न्याय के किस तरह से न्याय के पक्ष को इस साहित्य में देखेंगे, उसको झांकेंगे। ये हमें इस प्रश्न को पर जो है उम्मीद है कि आदरणीय तिवारी जी प्रकाश डालेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद आपका। तिवारी जी। हाँ, मैं असल में सुन नहीं सका, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ। तो अगर कोई सवाल है तो शंकर जी। ये न्याय के पक्ष को हम रीतिकाल और भक्तिकाल के साहित्य में किस तरह देखेंगे सर? फिर से तो जो क्षोभ है, क्षोभ को करुणा संबलित या ग्लानि से आपूरित करते हुए प्रस्तुत करते हैं। आक्रोश में भी क्षोभ प्रकट होता है, लेकिन जहाँ रीतिकाल और भक्तिकाल का साहित्य है उसमें यह किस तरह प्रकट हुआ है, ये जानना था। हाँ, ठीक है। देखिए, मैं इन दिनों काम कर रहा था इसी कहें कि न्याय का बोध और मध्यकालीन कविता करके। तो इस पर बात का मतलब लिखते हुए कहते हुए जो मुझे समझ में बात आई वो यह कि ये जो रीतिकाल के सभा कवि हैं, सभा कवियों के यहाँ हम कहें कि क्षोभ की उपस्थिति नहीं देखते। क्षोभ के बड़े कवि भक्तिकाल के कवि हैं, संत लोग हैं, कबीरदास, नानक, दादू, तुलसी में तो क्षोभ की बड़ी शब्द की भी बहुत आवृत्ति है। लेकिन ये शब्द और ये भाव हमको दिखता नहीं है रीतिकाल के सभा कवियों के यहाँ। लेकिन रीतिकाल के समय ही जो संत काव्यधारा है उसका विकास हो रहा है, और वो खूब मिलता है, संतों के यहाँ खूब मिलता है। संत मत जो कहें कि फैला है और जो जन जन तक पहुंचा है, वो तुरंत नहीं पहुंचा है कि कबीरदास लिख रहे हैं और वो पहुंच रहा है। उसको इसीलिए इसको कहते हैं आंदोलन, उसको पहुंचाया गया है लोगों तक। टोलियां चलती थी, ऐसी एक टोली थी, बिल्कुल रीतिकाल का समय है, जयसिंह का कहें कि शासन है, औरंगजेब दिल्ली में है, सब रीतिकाल का मध्य कहें कि मध्य वाला समय है। तो उसमें टोली जा रही है कबीर पंथियों के उधर से, जो जितने पंथ बने थे, संप्रदाय बने थे मध्यकाल में, उसमें सबसे नया नवीनतम था राधा वल्लभी संप्रदाय। राधा वल्लभी संप्रदाय के आचार्य थे हित हरिवंश, और उनके जो सबसे पटु मुखर और ओजस्वी कहें कि शिष्य थे वो थे हरिराम व्यास जी के नाम से वो ख्यात है।
तो उनके कान में आवाज पड़ी कबीर के निर्गुण की, और उनको लगा कि उनसे कुछ गड़बड़ हो गया, अब वो दूषित हो गए, उनको फिर से नहाना पड़ेगा। वो नदी से नहा करके लौट रहे थे और इधर ये नदी की तरफ कबीर पंथियों की टोली जा रही थी। तो सिर झुकाए हुए अपने गुरु के पास आए। गुरु ने कहा कि देखिए मैं तो कहें कि गुरु हूँ, आचार्य हूँ, इस संप्रदाय का भी आचार्य हूँ। मैं अभी तक कबीर को ठीक से समझ नहीं पाया, अभी तुम क्या समझोगे, तुम तो अभी बहुत मतलब बहुत बच्चे हो। और फिर समझाया उन्होंने कबीर, एक कहें कि सगुण भक्ति धारा वाला समझाता है और फिर वो समझते हैं। और उसके बाद में अगर आपको कोई मौका मिले तो व्यास जी की रचनाएं पढ़िए, हरिराम व्यास की। एक कृष्ण भक्त कबीर की वाणी बोलने लगता है, और वो जो धार्मिक और जातिवादी कट्टरता के खिलाफ किस तरह से उठ खड़ा होता है, ये चीज हमको ज्यादा दिखती नहीं है इनके यहाँ। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं कि नहीं है। मतलब जो सबसे लोकप्रिय कवि हैं बिहारी को ले लीजिए, और बिहारी लोकप्रिय हुए क्यों हैं? जो कहें कि विवाह चली द्विवेदी काल के बाद छायावाद के दौर में कि और छायावाद के तक चलती रही कि रीतिकाल का सबसे लोकप्रिय कवि कौन है। तो उसमें दो नामों पर आ गई बात, बिहारी बड़े कि देव। आप जानते हैं, अगर आप हिंदी साहित्य से जुड़े हैं तो इस विवाद को आप जानते हैं, कुछ लोग देव की तरफ हो गए, कुछ बिहारी की तरफ हो गए। तो लेकिन आप देखेंगे कि दोनों देव तो उस तरह से कभी बड़े दरबार में उनको जगह नहीं मिली, कभी अलवर के यहाँ राजा के यहाँ, कभी इटावा के राजा के यहाँ, कभी छोटे छोटे राजा। और राजाओं के क्या, राजाओं के भी जो आश्रित हुआ करते थे उनके आश्रित बन करके रहे। लेकिन क्षोभ के मामले में दोनों एक दूसरे को टक्कर देते हैं, ये बात कहनी चाहिए। लिखा है बिहारी ने कि जनता का दुख तब बहुत बढ़ जाता है जब दो राजा उस पर शासन करते हैं। मिल मावस रवि चंद अधिक अंधेरो जग करे, मिल मावस रवि चंद। जब चंद्र और सूर्य मिल जाते हैं तो ग्रहण पड़ता है और अंधेरा होता है। इसी तरह से कि दुस्सह दुराज प्रजान को क्यों न बढ़े दुख दंड। ये जो दुराज है, दो राजाओं का शासन है, ये जनता के लिए दुस्सह होता है। दुस्सह दुराज प्रजान को, प्रजाओं का के लिए ये दो राजाओं का सामंतवाद की सबसे सटीक और सबसे तीखी आलोचना है। सामंतवाद में क्या है, ग्रेडेड गवर्नेंस होता है। बड़ा राजा है, उसके बाद में राजा है, उसके बाद में राजा, उसके बाद में राजा। और जब टैक्स वसूला जाएगा तो सबका हिस्सा होगा, यानी कि टैक्स बहुत ज्यादा होगा। जो रैयत पर टैक्स है बहुत ज्यादा लगता है। कबीरदास का कथन है, रैयत बसन न देही। ये जो तंत्र है वो प्रजा को एक जगह बसने ही नहीं देता। तो यहाँ पर कहते हैं बिहारी कि दुस्सह दुराज प्रजान को क्यों न बढ़े दुख दंड, अधिक अंधेरो जग करे, मिल मावस रविचंद। तो ये जो दुख और द्वंद्व का मतलब कन्फ्लिक्ट, झगड़ा। जब दुख बढ़ेगा तो झगड़ा बढ़ेगा समाज में। क्यों नहीं बढ़े, बढ़ना स्वाभाविक है। इसको मतलब जनता के द्वारा किए गए विद्रोह को बिहारी न्यायोचित ठहरा रहे हैं। इस दोहे पर कभी इस तरह से विचार करके देखिएगा तो मालूम होगा कि क्षोभ कितना गहरा है। जो तीन लोग राजा के नजदीक होते हैं, राजा का तो ये हो गया, जो राज ज्योतिषी है उसके बारे में बिहारी ने क्या कहा, जो राज वैद्य है उसके बारे में क्या कहा, और जो राज पुरोहित है उसके बारे में क्या कहा। बहुत मतलब मैं उस दोनों को फिलहाल अभी यहाँ नहीं कर सकता, सिर्फ इशारा कर रहा। देव के यहाँ देखिए, मतलब एक ऐसी चीज है कि जिसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता। जैसे मिश्र बंधुओं ने
देवसुधा का संपादन किया। तो उसमें उन्होंने इस तरह के कवित्व सवैये छांट करके रखे जिसमें देव का क्षोभ व्यक्त होता हो। दो सखियां आपस में बात कर रही हैं, मतलब एक नायिका है, एक उसकी सखी है। तो सखी कहती है कि तुमने तो जाति के बाहर जाकर के प्रेम कर लिया, अब जब जाति पंचायत बैठेगी तो क्या होगा, तुमको तो जात निकाला मिल जाएगा। तो वो सखी उत्तर देती है, ये बताओ सखी, जाति आती कैसे है? जब मुझे मालूम हो जाए कि मैंने जाति का अर्जन कैसे किया है, तभी मैं उसके गंवाने की पीड़ा समझ सकूंगी। तो सखी बोलती है कि भाई ये तुम बात को घुमा दे रही हो। पंच हंसियां, पंच लोग जब पंचायत बैठेगी कि जाति बाहर इस लड़की ने प्रेम कर लिया और शादी कर ली, तो कहा हाँ तो पंचन ते बाहिरी, जाति ही सो जाति को है, जाति कैसे जाति, ऐरी तोसो हाँ रिसाती, मेरी मोसो ना रिसाहिरी, गहु लाज गहिबे ते रही। कहा शर्म करो, मर्यादा का ध्यान रखो। कहा वो सब दिन चले गए, अब क्या मर्यादा का ध्यान रखूं जब शादी कर ली। तो कहा पंच हंसी हैं, पंच हंसी कर देंगे। कहा हाँ तो पंचन ते बाहरी, मैं तो उन पंचों से बाहर हूं। तो ये एक ऐसा क्षोभ है जिसकी तरफ ध्यान कम गया है, देव का क्षोभ है। अलवर के राजा ने कहा कि कुछ सुनाओ, कुछ फड़कती हुई चीज सुनाओ। तो उन्होंने कहा, सुना दिया कोई कहें कि वैराग्य से में डूबी हुई कविता देव ने। तो कहा कि कहें कि कभी तो बड़ा हठी मालूम पड़ता है, कुछ और सुनाओ। हमने तो सोच रखा है कि एक छंद पर आपको एक अशर्फी दूंगा। तो उन्होंने फिर से सुना दी ऐसी कविता जिसमें संसार की नश्वरता का वर्णन था और राजा की विलासिता का खंडन था। तो और राजा नाराज हुआ, कहा कि इसको जा करके डाल दो जेल में। देव ने लिखा है, वो उनकी कविता अमर कविता है कि जो राजा अपनी प्रशंसा सुनना चाहता है, मैं तो वो काम नहीं करने जा रहा हूं, मैं नहीं सुनाऊंगा। मैं तो राम की प्रशंसा करूंगा, मिले ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देव का क्षोभ है। ये अलग से बात हो सकती है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि क्षोभ से रहित रचनाएं नहीं है। फिर भी कहूंगा कि जो मात्रा, जो इंटेंसिटी यानी जो गहनता, जो आवेग, कहें कि क्षोभ और करुणा का है हमारे भक्ति काल के कवियों में, वो सभा कवियों में कम दिखाई देता है। जैसे तुलसीदास के ही साथ दरबार में थे गंग। तो गंग अकबर के दरबार में, अकबर के 9 रत्नों में थे, लेकिन मुंहफट थे। अकबर की प्रशंसा भी करते थे और मौका पड़ने पर खरी खरी बात भी कर दिया करते थे। लिखा है गंग ने कि न्याव करत कछु न्याव की न बूझे बात। तुम इतना मैं न्यायी राजा हूँ चिल्लाते रहते हो, न्याय की बात तो तुम समझते ही नहीं। और आप जानते हैं कि गंग के साथ क्या हुआ। गंग को हाथी से कुचलवा करके न्याय की बात और राजा के सामने आप करेंगे तो हश्र यही होगा। दरबारी कवि थे, लेकिन इसीलिए भिखारी दास ने लिखा, तुलसी गंग दुओ भय सुकबिन के सरदार। क्षोभ नहीं होगा तो आप कवियों के सरदार नहीं हो सकते। यद्यपि यहाँ पर भाषाओं के संदर्भ में बात की गई है, लेकिन वही है, मुक्तिबोध की बात तो आप कसौटी मान सकते हैं कि जो जनता के दुखों को, जो अन्याय के स्रोतों की जितनी प्रामाणिक पहचान करेगा, वो जनता के उतना ही करीब होगा। धन्यवाद सर, धन्यवाद। और कोई मित्र अपना विचार व्यक्त करना चाहते हैं या कोई जिज्ञासा? सर, हाँ तिवारी, इतने विशद विवेचन और इतने बड़े कैनवास पर इस विषय को प्रस्तुत करने के लिए आभारी हूँ आपका।
आचार्य भर्तृहरि का वो जब आप बता रहे थे तो मुझे एक श्लोक स्मरण हो रहा था, नीति शतकम में आया है, निंदन्तु नीति निपुणाः यदि वा स्तुवन्तु लक्ष्मीः समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम् अद्य वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदम न धीराः। तो वो जो न्याय की दृष्टि है अद्भुत कि नीति निपुण लोग, अभी आपने नए और उसके संबंधों को भी रेखांकित किया अपने वक्तव्य में कि नीति निपुण लोग स्तुति करें, तारीफ करें या जो है आलोचना करें, निंदा करें, आज ही मृत्यु हो जाए या एक युग के बाद हो, बहुत बड़ी बात है। ये जो दृढ़ता उन्होंने अपने इस श्लोक में व्यक्त की है कि अद्येव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदम न धीरा, लेकिन जो धीर हैं वो न्याय के पथ से विचलित नहीं होते। तो ये न्याय का जो इतना जबरदस्त आग्रह है वो एक क्लासिक कवि संस्कृत के भर्तृहरि में वो चीज भी दिखाई पड़ती है। तो आपका आवाज आपकी नहीं आ रही है, वो शायद बंद है। नहीं, मैं बहुत 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 अच्छा आपने याद कराया, बहुत सुंदर सटीक श्लोक है ये जी, बहुत सटीक श्लोक है कि न्याय के पथ से विचलित नहीं होते जो धीर हैं। जो कवि का नायक है असल में धीर वही है, जो धीरोदात्त है ना। जी जी, तो धीर चारों नायकों में धीर शब्द लगा हुआ है। हाँ, धीरोद्धत, धीर ललित, धीर प्रशांत, धीर ललित, धीरोद्धत। तो जो धीर वही है, जो नायक है, नायक वही बन सकता है जो न्याय के पथ से विचलित ना हो, और जो हो गया वो फिर नायक के पदवी से चला जाता है। प्रतिनायक है, खलनायक है, कुछ भी है, लेकिन वो नायक नहीं बन सकता। धीर बनने के लिए, नायक बनने के लिए तो न्याय के पथ पर चलने वाला होना चाहिए। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो मुझको लगता है कि समय हो गया है जी, और अब इसका समापन किया जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद मित्र, धन्यवाद। और लगता है कोई सवाल बाकी नहीं रह गए हैं, तो हम आगे की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि आज का यह अत्यंत मुख्य व्याख्यान रहा, साहित्य और न्याय दृष्टि। साहित्य और न्याय दृष्टि, इस विषय पर व्याख्यान देने हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर बजरंग बिहारी तिवारी जी, जो प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी, देशबंधु कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी, न्यू दिल्ली से। तो आज के इनके जो मुख्य व्याख्यान जो है, व्याख्यान के लिए और इस कार्यक्रम में अंतिम पड़ाव की ओर हम आगे बढ़ते हुए इस कार्यक्रम में धन्यवाद देने के लिए मैं डॉक्टर शैलेंद्र नाथ मिश्र, जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं और विभागाध्यक्ष हैं हिंदी विभाग, श्री लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय गोंडा, उत्तर प्रदेश, इनका मैं आज के इस कार्यक्रम में धन्यवाद देने के लिए इनका स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद मंजुनाथ जी। गंगा कावेरी व्याख्यान माला के इस आभासी पटल पर डॉक्टर बजरंग बिहारी तिवारी जी ने आज जो अद्भुत व्याख्यान दिया है, वो हमको 50वें व्याख्यान की पूर्व भूमिका के रूप में मिल रही है। एक ऐसे विषय पर जिस पर इतने आंतरिक स्तर पर जुड़ाव होने के बावजूद दृष्टि नहीं पहुंच पा रही थी। जब बातचीत के क्रम में उनके बहुत ही व्यस्ततम समय में, यद्यपि मुझे अब ये पता लगा कि इस समय आप इसी विषय पर कार्य भी कर रहे हैं, मुझे मालूम था कि इस समय आप पूरे भारतीय साहित्य और भाषाओं में जो दलित चिंतन है उस पर आपका काम चल रहा है और बड़े कई भाषाओं का आ भी चुका है। लेकिन जब जयशंकर तिवारी जी ने बताया कि आप इस पर काम कर रहे हैं तो बड़ा अच्छा लगा कि इस पर ही आपकी जो है आपका वक्तव्य सुना जाए। बड़े ही विचारपूर्ण ढंग से आपने प्राथमिक स्तर पर जो एक संरचना न्याय दृष्टि को लेकर के प्रस्तुत की है और जो तमाम सारे प्रश्न आए हैं, उन सारे प्रश्नों में कुछ मेरे प्रश्न भी हैं, लेकिन मैं उन प्रश्नों को यहाँ नहीं रख पाऊंगा, समय नहीं है। लेकिन ये जो एक आपने चिंतन का जो प्रस्थान बिंदु तय किया, ये अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। इसमें अगर न्याय को हम केंद्र में रखें, बहुत मैं न्याय दर्शन की ओर न जा करके सांप्रतिक जो न्याय व्यवस्था है
उसमें न्याय की भूमिका तो जज के पास होती है और साहित्यकार जो दोनों पक्ष के वकील होते हैं स्वयं भी अपनी बात आप रख सकते हैं, ये भी व्यवस्था है अपने पास। तो न्याय वाले में जो है न्याय दृष्टि में साहित्यकार को आप वकील के पक्ष में रखेंगे कि वो जिसके साथ अन्याय हो रहा है उसके न्याय की लड़ाई लड़ रहा है, या उसको जज की भूमिका में रखेंगे कि वो न्याय और अन्याय दोनों के बीच में रह करके उसका कोई जो है उभयनिष्ठ समाधान करेगा। एक चीज। दूसरी चीज कि जब हम साहित्य के ऊपर विचार करते हैं तो दो प्रक्रियाएं हमारे सामने आती हैं। एक तो प्रक्रिया होती है रचना प्रक्रिया और दूसरी है उसकी अर्थ प्रक्रिया। न्याय दृष्टि को आप अगर रचना प्रक्रिया के अंतर यानी अंतर्वस्तु के रूप में लेते हैं तो वहां पे न्याय की दृष्टि अलग होगी, और जब अर्थ प्रक्रिया के रूप में लेंगे तो वहां पे न्याय दृष्टि अलग। मुझे याद है कि नामोर जी ने एक बार कहा था कि अर्थ की अनेकता बहुत खराब चीज है और अर्थ की एकता होनी चाहिए। एक रचनाकार जो है वो 20 अर्थों को लेकर के कभी भी कोई रचना नहीं करता है। तो एक अर्थ की जब बात आएगी तो साहित्य के ऊपर बड़ा भारी प्रभाव होगा, वज्रपात होगा, क्योंकि अनेकार्थता उसकी अपनी प्राण शक्ति है। तो न्याय जब हम प्रमाणों के आधार पर किसी निर्णय पर पहुंचते हैं तो न्याय होता है, और प्रमाण हम रचनाकार इकट्ठा करेगा। रचनाकार पक्ष दोनों पक्षों से अपनी बात रखेगा क्योंकि वो उभयनिष्ठ है, तो वो जज की भूमिका में भी है, वो दोनों तरफ के वकीलों की भूमिका में भी है। तो अर्थ प्रक्रिया के निर्धारण में भी कहीं न कहीं जो है निर्णय तक पहुंचने की स्थिति हर बार अलग अलग होगी, क्योंकि जितनी बार आप साहित्य के पास जाएंगे उतने बार नए अर्थों का अनुसंधान होगा। यहाँ तक कि पाठक के अर्थानुसंधान की बात भी कही जा रही है। ये एक ऐसा जो है विचार क्रम है कि इसमें कभी भी आप पानी जब भी जाइएगा तो कुएं से जितना बड़ा पात्र होगा निकाल लेंगे। तो साहित्य का जो अर्थ दोहन है वो तो लगातार बदलता रहेगा। तो अर्थ प्रक्रिया के संदर्भ में न्याय दृष्टि और रचना प्रक्रिया के संदर्भ में न्याय दृष्टि। प्रमाणों के अर्थ द्वारा अर्थ का परीक्षण जो न्याय कहा गया, वात्स्यायन ने संभवतः न्याय भाष्य की न्याय जो भाष्य लिखा उसमें इस बात लिखा होगा। तो ऐसे में बहुत सारे प्रश्न, चाहे वो एक अर्थ हो। फिर एक बात आपने और बहुत बड़ी बात कही थी कि जो हजारीसाहब द्विवेदी जी ने एक जो है बड़ा उनका बहुत ही प्रसिद्ध व्याख्यान रहा है कि मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य, इस पर पुनरीक्षण की बात आपने कही है। तो ऐसी बहुत सारी संकल्पनाओं को लेकर के आपने जो बात यहाँ पर रखी है वो एक प्रस्थान बिंदु के रूप में हम इसको ले रहे हैं, और मुझे लगता है कि आप इसमें अलग अलग कालों को लेकर के पूरे साहित्य को चूंकि आप ले रहे हैं तो इसलिए किसी एक भाषा के साहित्य का कोई सवाल ही नहीं उठता है। साहित्य की मूल संरचना और न्याय को लेकर के बात करनी है। तो न्याय दृष्टि और साहित्य दृष्टि में क्या कोई इतना अंतर है कि हमको न्याय दृष्टि की अलग से संकल्पना करनी पड़े? क्या साहित्य दृष्टि के अंतर्गत उस न्याय को हम नहीं पाते हैं? ऐसी बहुत सारी चीजों को लेकर के आप विचार करेंगे और भविष्य में बहुत अच्छी चीज, एक नई जो है सोच के साथ आपने जो एक नया क्षेत्र खोला है, एक अभिनव आयाम दिया है साहित्य को समझने सोचने का, उसके लिए मैं व्यक्तिगत तौर पर गंगा कावेरी व्याख्यानमाला के आयोजकों की ओर से और दोनों महाविद्यालयों के प्राचार्यों की ओर से, इस आभासी पटल पर उपस्थित समस्त शोधार्थियों, विद्वानों और जो हमारे प्रोत्साहन देने वाले और लगातार इस काम को आगे बढ़ाने वाले महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं, डॉक्टर सुनील कुमार शुक्ल जी, संतोष कुमार चौबे जी, डॉक्टर अनुराग मिश्र जी, डॉक्टर अपर्णा पांडे जी, डॉक्टर दमयंती तिवारी जी, डॉक्टर भवानी मैडम, डॉक्टर विमल मिश्र जी, जन्मेजय तिवारी जी, मुख्तार गुलागुंडी जी, शेट्टी जी, परमेश्वरी जी, डॉक्टर नागरत्ना राव जी, पुरुषोत्तम मलागे, रामिन पटेल, शंकर शिव शेट्टी, सुरेश कुमार पटनायक, डॉक्टर राकेश नारायण द्विवेदी जी, डॉक्टर राम समूह सिंह जी, डॉक्टर सूर्यपाल सिंह जी, ये लोग लगातार इस व्याख्यान माला के ऐसे स्तंभ हैं जो तिवारी जी लगातार हम लोगों को प्रोत्साहित करते रहते हैं, और आज जैसे ऐसे अधुनातन चिंतकों को जोड़ने का उपक्रम बन पाता है और नए नए संदर्भों में बात आ पाती है। तो मैं व्यक्तिगत तौर पर गंगा कावेरी व्याख्यानमाला की ओर से और संपूर्ण साहित्य जगत की ओर से, चाहे जिस भाषा का साहित्य इस धरती पर, मैं उसके लिए आपको प्रणाम करता हूं कि आपने एक नया विषय वस्तु दिया है, एक नया आयाम खोला है। मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, और अपने दोनों जो हमारे जो संयोजक हैं, इन दोनों लोगों की लगातार जो इन्होंने मेहनत किया है, और 50वां व्याख्यानमाला जो हमारा होने जा रहा है गंगा कावेरी व्याख्यानमाला का, वो भी जो है सुनिश्चित हो गया है। जैसा कि भी मंजुनाथ जी ने भविष्य में बताया कि कब कब हमारे और कौन व्याख्यान होने हैं। मुझे लगता है कि मैं अपनी वाणी को विराम दूं और एक बार पुनः श्रद्धा के साथ सारे विद्वानों को प्रणाम करता हुआ और आपको विशेष रूप से आभार, आपका कृतज्ञता ज्ञापित करता हुआ कि आपने अपने इस साहित्य चिंतन में एक ऐसा मोड़ दिया है जो अद्भुत है, जो एक नए विषय वस्तु की ओर
जो है हमारा ध्यान ले गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद सर। धन्यवाद देने तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।